तस्लीम ले आया तुम आज वो पैसे से रखी हैं फिर भूल गए क्या खिलाएगा तुम्हें कौन सी दवाई चाहिए हाँ Lekkanayinam. लेफ्टिनेंट काली फास्ट कैलेडियम दे दें जो है कुछ भी देने की जरूरत नहीं मुझे याद था मैं ले आया हूँ ये करें फिर बिस्मिल्लाह मैंने कहा मैं तुम्हें गालबन दे चुका हूँ वो को शो जो हैं कुछ ये मॉर्गन को पड़ी हुई थी ऊपर एक बाकी तुम्हें दे बैठा हूँ गालबन ये है ये तो रेटम एल्बम में था ही तुम्हारे पास पहले ट्यूक्रियम भी है तुम्हारे पास रख लो बेशक लेकिन ये बाकी तुम्हें दे नहीं चुका मार्गन को वगैरह डिसेंट्री को डिसेंट बैट काफ़ी थी इकट्ठी इस तरह की शीशों में उन्होंने भेजी थी हमारे डॉक्टर हमदुल्ला साहब ने दे लो ये तो था अच्छा नईमा का खत मिल गया है याद दहानी के लिए उनकी चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ मैं कल भी बता चुका हूँ याददाश्त से एक नुस्खा जो प्रस्टिला 30 और प्रस्टिला 1000 और अशोका मदर टिंचर ये कुछ अरसे से इस तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रस्टिला सिर्फ 30 देने से कई दफ़ा वो अंदर कुछ बेदारी पैदा नहीं होती तो मैंने ये तरीक़ शुरू किया कि 1000 में एक दफ़ा 10 दिन के अंदर एक बार और दिन में 3 दफ़ा प्रस्टिला 30 दिन पर यह तजर्बे हुए थे और साथ अशोका मदर टिंचर अगर अशोका ना मिले आमतौर पर मगरबी ममालिक में अशोका नहीं मिलती ये हिंदुस्तान की बनी हुई दवा है तो उस सूरत में गॉसिपियम मदर टिंचर इसके मुतबादल के तौर पर देते हैं इस सिलसिले में उन्होंने 4 ख़तों के इक़्तिबास दिए हैं पिछले 3 माह के अंदर इन 4 ख़तों के ज़रिए ये खुशखबरी मिली कि एक ने लिखा कि 1 माह के इस्तेमाल के बाद ही खुदा के फजल से उम्मीद से हूँ एक ने लिखा शादी के 6.5 साल बाद खुदा के फजल से उम्मीद से हूँ लेकिन ये नुस्खा 6 माह इस्तेमाल किया है इसलिए ज़रूरी नहीं कि 1 माह के अंदर हो लंबा अरसा बाज़ दफ़ा इस्तेमाल कराना पड़ता है एक ने अमेरिका से लिखा है कि शादी के 3 साल के बाद खुदा के फजल से उम्मीद से हूँ और नुस्खा 6 माह इस्तेमाल किया यहाँ भी 6 माह वाला ही है एक ने बग़ैर ये बताए कि कितनी देर इस्तेमाल किया ये लिखा है कि खुदा के फजल से अब उम्मीद से हूँ और नुस्खा इस्तेमाल हो रहा है पेशाब के मुतालिक मैं बता चुका हूँ कैंथरिस बहुत अच्छा असर रखती है अगर जलन हो और दूसरे जलन में भी जो बर्न से यानी आग से जलन पैदा हो उसमें भी कैंथरिस बहुत मुफीद है बच्चे ख़ास तौर पर अगर खुदा न खासा जल जाए मैं उनके मुतालिक फिर बताऊँगा आपको फौरी तौर पर क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए एक कैंथरिस भी उनमें से है बड़ों और छोटों सब पर बराबर काम करती है एक खातून को पुरानी तकलीफ़ थी कि सारा दिन पेशाब जब भी आता था सख्त जलन के साथ और उन्होंने लिखा कि किसी दवाई से आराम नहीं मिला फिर ये नुस्खा शुरू किया जो नईमा ने इनको भेजा था यहाँ से कैंथरिस 30 वाला वो लिखती हैं कि हैरत अंगेज़ बात है कि तीसरी खुराक से ही फ़र्क पड़ना शुरू हुआ और मुसलसल फ़र्क पड़ता रहा यहाँ तक कि अब मैं बिल्कुल सेहतयाब हूँ किसी एक खातून ने अपनी बच्ची के मतलब लिखा है कि उसको पेशाब की शदीद तकलीफ़ थी कैंथरिस 30 में दी गई तो खुदा के फजल से बहुत जल्दी उसको मुकम्मल आराम आ गया बालचर का नुस्खा आपको
پہلے بیان کر بتا چکا ہوں. وہ کہتے ہیں میرے ایک صاحبہ لکھتی ہیں میرے شوہر کے سر پر 15 دن کے اندر اندر بال اگائے اسی نسخے سے، لیکن وہ بال اب سفید ہیں. وہ پتہ نہیں وہ کتنے بوڑھے ہیں شوہر اللہ بیٹا جس عمر میں جا کے اگنے اسی کے مطابق ہوں گے نا بال بھی. باقی ایک بات پہلے بیان کر چکا ہوں، وہی جس کو گندگی کھلائی گئی تھی اس کو 3 دوائیں میں نے باری باری دلوائی تھی. ایڑیوں میں درد اور پنجوں میں بھی عموماً آرنیکا اور لیڈم کے مکسچر کو رسپونڈ کرتا ہے. اس کے نتیجے میں کافی لوگ شفا کی اطلاع کرتے ہیں. لیکن جو ریڑھ کی ہڈی کا درد ہے، نہ ریڑھ کی ہڈی نہیں، ایڑی کی ہڈی کا درد، اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات ہڈی بڑھ چکی ہوتی ہے، نوڈیول سا بن جاتا ہے. اس میں محض لیڈم اور آرنی کا فائدہ نہیں دیتے، ارد گرد گوشت کی تکلیف کو کم تو کر دیتے ہیں مگر شفا نہیں مل سکتی. اس کے لیے کیلکیریا کاپ 30 میں ایک لمبا کورس دینا ہوگا جو 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے تک جاری رکھیں تو خدا کے فضل سے پھر وہ ہڈی جو باہر ابھر آئی ہو وہ بھی گھل جاتی ہے. ایک میں بتا چکا ہوں سی پی آئی انہوں نے تجویز کیا تھا ٹانگوں اور پاؤں کی کمزوری اور شدید ٹھنڈ. ہاں یہ میں نے تو نہیں کیا تھا سی پی آئی تجویز اس میں 30 طاقت میں. کیوں میں نے کیا تھا؟ ہاں یا آپ نے اپنی طرف سے کیا تھا؟ اچھا کوئی علامت اس میں ایسی ہوگی جس کی وجہ سے سی پی آئی مجھے یاد آئی ہوگی. کیا بات تھی؟ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہر وقت اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے تو بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں ان کو بچوں کی پرواہ نہیں رہی تھی. یہ اب یاد آ گیا. یہاں جو 3 علامتیں لکھی ہیں یہ وہ ہیں ہی نہیں جن پر میں سی پی آئی تجویز کرتا ہوں. اس لیے میں سوچ رہا تھا کوئی بات ہوگی. اس عورت نے مجھے یہ لکھا تھا کہ حالت اب یہ ہو گئی ہے کمزوری اور وہ تو الگ رہا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان پر مجھے کوئی اب رحم نہیں آتا، کوئی ان سے تعلق جیسا نہیں رہا جیسے گویا کہ. یہ خاص علامت ہے سی پی آئی کی. اس پر اسے سی پی آئی 30 دی گئی تو بہت خوشی کا خط آیا. اس نے کہا تو حیرت انگیز فائدہ ہوگا خدا کے فضل سے. رات کو بچے کا ڈر کر اٹھنا اور پیشاب اس میں آرسنک مفید ہوتی ہے، بہت سا اوقات بہت اچھا سے دکھاتی ہے. اوپیم بھی بہت مفید ہے اس میں. ایکونائٹ اونچی طاقت میں بہت مفید ہے. اب وہ بالوں کی سفیدی کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں سلائنم 1000 دیا کرتا ہوں. خدا کے فضل سے بہت اس کو مفید دیکھا ہے. وقف جدید کے آغاز سے مجھے یاد ہے بہت ایسے مریض جن کے جوانی میں بال سفید ہو رہے تھے ان کو سلائنم نے فوری طور پر فائدہ پہنچایا. اب نعیمہ کھوکھر اپنی ڈائری میں سے لکھ رہی ہیں کہ جن مریضوں کو سلائنم 1000 تجویز کیا گیا تھا 3 ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے کنفرم کر دیا ہے، ایک لاہور سے اور 2 جرمنی سے، کہ خدا کے فضل سے اس نسخے کے اثر سے اب بال کالے ہونے شروع ہو گئے ہیں. بال جو کالے ہوتے ہیں تو جڑوں سے شروع ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے. اوپر سے سیاہی تلاش نہ کریں. ان کو اس میں پھولنا جس طرح ہوتا ہے جسے جوئیں نکالتے ہوئے دیکھتے ہیں، یوں یوں کر کے بالوں کو جڑوں میں دیکھیں گے تو وہاں نئے بال سیاہ اگ رہے ہوتے ہیں. سفید ہوئے بال کالے نہیں ہوا کرتے. ناخن کی عادت کا میں بتا چکا ہوں. نیٹرم فاس اور نیٹرم میور نے بھی فائدہ دیا. اور بال ایک کسی کے گرتے بہت تھے. اب دیکھیں بعض دفعہ ایک ہی پوٹینسی چھوٹی طاقت میں فائدہ نہیں دیتی، اسے اونچا کرنا پڑتا ہے.
एसिड फास्ट उसको तजवीज़ किया था 30 में, उसने रिपोर्ट की कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कहा उसे 200 में खाओ उसी को, तो वक्फ़ा बढ़ा दिया, बजाय रोज़ाना खाने के हफ्ते में 2 दफ़ा। और उसकी इतला मिली कि खुदा के फजल से अब एसिड फास्ट के बाद बाल गिरने बंद हो गए हैं। और भी कई दवाओं में हैं, तो जो दवा छोटी ताकत में नाकाम हो उसे रद्द कर देने से पहले एक दफ़ा उसकी ऊंची ताकत ज़रूर दे देनी चाहिए और तदरीजन देनी चाहिए, एकदम नहीं बढ़ाने की ज़रूरत। अगर 30 नाकाम हुई है तो पहले 200 देख लें, फिर 200 नाकाम हो तो 1000 देख लें, और अगर वो ना फ़ायदा दे तो फिर इलाज बदल कर कोई और इलाज सोचें। क्यों जी इमाम साहब की बेगम, क्या हाल है बेटे का आप खुदा के फजल से? कल तो आप बहुत परेशान थी, आज लग नहीं रही परेशान। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक हो गया? जी। माशाअल्लाह। रात ही बुखार उतर गया था? जी। ठीक है। बिस्तर में पेशाब के लिए आर्सेनिक मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा लाइकोपोडियम 200 भी बाज़ मरीज़ों में फ़ायदेमंद साबित हुई है, लेकिन इसके लिए कई दवाएं हैं जो देखनी पड़ती हैं। एक दवा जो लिखी होती है किताबों में, उसको मैंने कभी फ़ायदेमंद नहीं देखा, वो एक्विजिटम है। हर किताब में लिखा हुआ है जो रूटीन के होम्योपैथ एक्विजिटम, और पता नहीं कौन से वो मरीज़ हैं जो एक्विजिटम से फ़ायदा उठाते हैं, मेरे इल्म में कभी नहीं आया। लेकिन दूसरी दवाएं हैं जैसे कि आर्सेनिक का मैंने बताया, और भी कई हैं जो रात के पेशाब में फ़ायदा पहुँचा देती हैं। ओपीएम से भी बाज़ दफ़ा पेशाब, रात को पेशाब आना बंद हो जाता है, बिस्तर पे खारिज होना, और उसकी वजह हमेशा पस मंज़र में कोई खौफ होता है, और बाज़ दफ़ा यही खौफ कि मुझे पेशाब ना आ जाए, ये पेशाब लाने का मुझे बन जाता है। जैसे हकलाना इसी खौफ से पैदा होता है कि मैं हकलाना जाऊं कहीं। जितना खौफ बढ़े उतना वो बढ़ता जाता है हकलाना। तो इनको मैं एकोनाइट 1 लाख में दे चुका हूँ। एकोनाइट से तो अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि वो फ़ायदा हुआ हो, जबकि बाज़ दीगर पुरानी बीमारियों में एकोनाइट 1 लाख में देने से जो खौफ की वजह से पैदा हुई थी वो खुदा के फजल से ठीक हो गया। इसमें अब मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ, यानी इस्तेमाल कर रहा हूँ स्ट्रेमोनियम 1 लाख में और ओपियम 1 लाख में। ये 2 आप लोग भी पेश नज़र रखें। हकलाने के मरीज़ों का अगर कोई इलाज मिल जाए तो काफ़ी बेचारों के लिए एक नेमत होगी, वरना अच्छे भले माकूल लोग मुसीबत पड़ जाती है, उनको बात करनी हो तो हकलाने लग जाते हैं। बाज़ बेचारे कहते हैं पहले हम कम हकलाया करते थे, आज बहुत हकला रहे हैं। पहली मुलाकात हो ना तो एक्साइट होकर असर पड़ता है, और मुसीबत पड़ती है कि इंसान को तो देखना पड़ता है, जितना देखें उतना वो एम्बेरस हो जाते हैं और ज़्यादा हकलाते हैं। और सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि बाज़ हकलाते इस तरीके पे हैं कि अगले को बेवजह हंसी आती है, यानी बर्दाश्त नहीं होती। और वो और भी ख़तरनाक बात है बदतमीज़ी की बदतमीज़ी, और उस बेचारे में जो आवाज़ निकालनी थी वो भी बंद। इसलिए हकलाना दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों के लिए मुसीबत है। जो हकलाता है उसके लिए भी और जो हकलाते हुए को देखता है उसके लिए भी। तो ओपियम हकलाने वाले को देनी चाहिए, मगर देखने वाले की ज़रूरत नहीं है। वो ठीक होगा तो ये ठीक होगा, समझे है ना आप? तो लास्ट में आपने फरमाया ये बारी बारी महीने का वक्फा, एक दफ़ा एक खुराक ये बस। खुराक। अच्छा, अगर फ़ायदा देना हो तो उसी वक्त वो दिखा देती है फ़ायदा, ठीक है, चंद दिन के अंदर अंदर। और एक दफ़ा दिखा दे तो फिर जब दोबारा बीमारी औत कराए फिर देनी है, वरना नहीं। ठीक है, समझ गए? ठीक है जी। और जैसे कि मैंने बयान किया ना, बाज़ पुराने खौफ जो रह जाते हैं पीछे, हालांकि एकोनाइट को आर्जी फौरी दवा बताया जाता है, मगर मैंने तजुर्बा करके देखा है कि अगर फौरी खौफ पैदा हुआ हो और उसका इलाज ना हो वक्त के ऊपर तो 10 साल के बाद भी एकोनाइट सीएम में काम करता है। ऐसे एक केस एक बच्चे के मुतालिक था, वो पार्क में किसी कुत्ते से सख्त डर गया था
اور اس کی وجہ سے اس کو لکنت پیدا ہو گئی. اب براہ راست لکنت ایکونائٹ سے ٹھیک نہیں ہوئی، مگر یہ جو معین معاملہ تھا، کتے سے ڈرا پھر لکنت ہوئی، اس کو ایکونائٹ سی ایم کی ایک خوراک نے ٹھیک کر دیا، اور حیرت انگیز ہے. تو عام طور پر میں نے جو دوسروں کو صرف لکنت کے خیال پر دی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے، مگر معین خوف ایک موقع پر کتے کا ثابت ہوا تو اس سے وہ ٹھیک ہو گیا. اس لیے اس کو بھی استعمال کر کے نظر رکھنی چاہیے کہ ایکونائٹ سی ایم اگر لکنت میں مفید ہے تو اس کے پس منظر میں کیا بات ہے، تاکہ آئندہ ہمیں پریسکرائب کرتے وقت یعنی اس کی تشخیص کرتے وقت آسانی پیدا ہو جائے. اور کھانے کی الرجیز میں ایکونائٹ کو میں نے بہت مفید دیکھا ہے. جرمنی میں نے بتایا تھا پہلی دفعہ ایک خیال آیا تھا، ایک خاتون کو ہر کھانے سے تقریباً الرجی ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر کہتے تھے گندم کی الرجی ہے، لیکن آلو ٹماٹر ہر چیز کی الرجی ہو گئی تھی، اور وہ خوف زدہ تھی دراصل بہت زیادہ، ہر کھانے سے ڈر دل میں بیٹھ گیا تھا. ایکونائٹ سی ایم کی ایک اکیلی خوراک نے بالکل ٹھیک کر دیا. اب نعیمہ نے لاہور کا ایک کیس لکھا ہے. وہ نا صرف پورا نہیں لکھا گیا تھا، یہ صحیح ہے. وہ ذرا وہ میں نے زبانی لکھا تھا، لیکن خط میں سے دیکھ یہ تحریری لکھا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی کیا بات کہتے ہیں، وہ زبانی لکھا تھا، یہ تحریری لکھا ہے. 30 تک کو اٹھایا بیچارے، جن کے گھٹنوں کا علاج کیا کوئی نہیں، اور اس طرح اٹھا دیا ان کو. ہاں جی، یہ کیس ہے لاہور کا. کہتے ہیں پہلے 6 سال سے یا 4 سال سے، انگریزی میں 4 ہے کہ انگریزی میں 6 ہے کہ اردو میں 4 ہے، کیا ہے یہ؟ میرا خیال ہے 4 سال میں. اچھا، جی پہلے 4 سال سے آلو، گوشت، پالک اور ٹماٹر وغیرہ کھانے سے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہوتا تھا. بہت علاج کروایا لیکن آرام نہ ملا. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل نے اس بیماری کو جگر کا زخم بتایا، لیکن 1 سال علاج سے کوئی فرق نہ پڑا. اس کے بعد 3 سال تک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے زیر علاج رہا، جنہوں نے گنٹھیا کا مرض تجویز کیا. 3 سال اس کی دوائی، بڑی لمبی ہسٹری ہے اس کی. 3 سال اس کی دوائی کھائی لیکن بیماری بدستور رہی. آج سے 2 ماہ قبل میرے والد صاحب نے آپ کو اس بیماری کے متعلق لکھا. آپ نے یہ تکلیف الرجی بتائی اور ایکونائٹ سی ایم کی خوراک تحریر فرمائی. اللہ کے فضل سے اس ایک خوراک ہی سے مجھے مکمل آرام آ گیا ہے. اور اندازہ کریں یہ جو متھ بنائی ہوئی ہے ڈاکٹروں نے خام خواہ کی، اس لیے ہر جو کتاب آپ پڑھتے ہیں ہومیوپیتھک کی، اس کو فوراً نہ مان لیا کریں ہوئی. میں نے دیکھا ہے کہ ایک کوئی کہتا ہے بات تو سارے اس کو اٹھا لیتے ہیں، جس طرح گیدڑ کرتے ہیں نا، کہ وہ کیا کہتے ہیں، پدرم سلطان بود، سارے کہتے ہیں پدرم سلطان بود. اس طرح یہ عادت پڑی ہوئی ہے. ڈاکٹر عابد کی کتابیں ہیں جو پاکستان میں بہت رائج ہیں، کئی اچھے چٹکلے بھی ہیں، لیکن انہوں نے مشکل ڈال دی ہے، ہومیوپیتھس کو اتنا محدود کر دیا ہے بعض باتوں میں کہ ارد گرد کی ہوش ہی کوئی نہیں، اور وہی دوائیں دیے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے. حالانکہ بہت وسیع ماحول کی اور دوائیں ہیں جو مفید ہیں، جن کی لازماً ضرورت پڑتی ہے، اور بعض ہیں جو کام کرتی نہیں. تو اس لیے ایکونائٹ کے متعلق لمبے عرصے تک میں بھی محروم رہا اس خیال سے کہ ہر ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے کہ فوری علاج اور اس کے بعد کرونک میں بالکل کوئی تعلق نہیں، اس کا کرونک سلفر ہے. مجھے ایکونائٹ کا اس لیے خیال پیدا ہوا کہ بعض مریضوں میں نے ایکونائٹ کو دوا سمجھا، لیکن کرونک ہونے کی وجہ سے سلفر دی، سلفر نے کوئی فائدہ نہیں دیا. پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ کرونک بیماری جس کو ایکونائٹ ملنا چاہیے تھا، نہ ملنے کی وجہ سے وہ مستقل بیٹھ گئی ہے. اگر بہت اونچی طاقت میں ایکونائٹ دے کے دیکھیں تو پھر کیا ہوگا. اور خدا کے فضل سے پہلے مریض پر پہلا تجربہ اتنا کامیاب ہوا کہ میں حیران رہ گیا. اور اب یہ ایک کیس ہے، دیکھیں کتنا انوالوڈ ہے، کتنی لمبے عرصے کی تکلیفیں اور پیچ در پیچ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور کتنے سال بنے تھے اس کے؟ 6 سال بنے. ہاں 6 سال.
4 साल से शुरू हुई अल्बोस्ट की एलर्जी, ठीक है। किंग एडवर्ड कॉलेज का इलाज 1 साल करवाया, 5 हो गए, और 3 साल होम्योपैथिक, 8 साल। 8 साल क्यों जी? बशीर शमस साहब को भी तकलीफ से हजूर कि मुख्तलिफ चीज़ें खाने से कौन से बशीर शमस साहब? सफ़ीर के वालिद जो जी, अच्छा, मुख्तलिफ चीज़ें खाने से उनके हाथों में दर्द होती थी। आज सफ़ीर की उम्मीद नहीं आई है होम्योपैथी क्लास में, वो तो मिस करने वाली नहीं, उनकी तबीयत पूछवाएं, अच्छा, या उनको भी अकोनाइट भेज दें। नहीं, उनका हैं? फोन आया था फोन आ गया था? तो जी, उनके वालिद फौत हो गए हैं। हैं? इन्ना लिल्लाह, कब? रात को- इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में। जी, फैसलाबाद में। और वो रात को उनका नाम भी गालिबा मलिक बशीर ही था। हाँ, वो अब जर्मनी आ चुके हैं, ठीक है ठीक है, वही फैसलाबाद वाले मलिक बशीर। उनकी मुझे भी थी, वो दूसरे हैं मलिक बशीर। हाँ, इनकी किताबों का बुक डिपो। हाँ मैं जानता हूँ मलिक बशीर से, फैसलाबाद वाले, मगर ये एक मलिक बशीर लाहौर वाले हैं वो, जिनकी मुझें बड़ी बड़ी यूँ ताव दे के रखते थे, वो भी गालिबन फौत हो गए हैं, ये मुझे याद नहीं रहा मगर बाहर। हाँ, उनका फोन आया था, रात को काफी लेट फोन आया उनको था, फिर 10:30 ताजियत का फौज पर प्रणाम दो। हाँ जी, 10:30 बजे आया था। डेट अच्छा। कहनी थी अभी फोन आया है कि वो हाँ जरूर, मुझे यकीन है कभी उसने क्लास मिस नहीं किया आज तक, इसलिए मुझे ख्याल पैदा हुआ कि जरूर कोई बात हुई होगी। हाँ, उनको भी हजूर मुख्तलिफ चीज़ें खाने से उंगलियों के जोड़ों में दर्द होती थी। अच्छा, वो मेरे जब ये हजूर ने बताया तो फिर उनको एकोनाइट दी, तो एक ही खुराक से कहते ठीक हो गई। चिराग तले अंधेरा क्यों है ये बताएं मुझे। आप हैं? क्या? मेरे मौलिश तो आप हैं। इसलिए और अंधेरा इन्होंने किया हुआ है। आपने खाई कभी एकोनाइट सीएम? 1M खाई, आज भी खा के आई। वन आज डेंटिस्ट को जाने डर अच्छा। लगता पहले खा नहीं, एक दफा सीएम भी खा लो, देखें तो सही क्या होता उसके लिए है, हौसला नुकसान कोई बढ़े। नहीं होगा। हैं? अच्छा खाते हैं। एकोनाइट सीएम का कभी कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, कभी भी, क्योंकि जितनी देर मैं इस्तेमाल किया अब तो कम से कम 20-25 मरीजों पे कर चुका हूँ, और एक दफ़ा भी किसी ने नुकसान नहीं बताया। खा लो। अच्छा, और ये भी अजीब बात है कि ऐसे मरीजों पे मैंने छोटी भी दी थी, 1000 में काम नहीं किया, बहुत ऊंचा काम किया है, जिससे ये नतीजा निकलता है कि वो बीमारी जो आर्जी हो और ठीक ना हुई हो तो उसे दोबारा बेदार करने के लिए अगर एकोनाइट देना है, चूँकि छोटी ताकत की छोटे असर की दवा है ना, बहुत ऊंचा देंगे तो फिर जाके काम करेगी। इसके लिए इतने साल पीछे पहुंचना छोटी ताकत में मुश्किल है, बहुत ऊंची ताकत हो तो फिर ये लंबा सफ़र कर लेती है। इसलिए एकोनाइट खाओ, तुम्हारा तो कोई 20-25 साल का सफ़र है जो एकोनाइट को इख्तियार करना पड़ेगा। हैं? 15 साल की 20 साल का लीबिया में शुरू हुई थी, शादी के बाद 80 में शुरू हुई थी, ये 15 साल तकरीबन हुए। नहीं थी, लीबिया में थी ना जी, जब ये पहली दफा जो खत 80 मिला था 80 में। सीरी का। 80 में जी। जाने से पहले थोड़ी शुरू हो गई थी, फिर वहाँ भी दवाई दी थी आपने। अच्छा, जाने से पहले शुरू हो चुकी थी। जी जी, हाँ, ठीक है। 80 में किस सन में? 80 में? 80 में जी। और 15 साल हो गए पूरे। करना चाहिए जिसको पस मंजर में खौफ था गालिबन जाने का। नहीं नहीं जाने नहीं नहीं, बस मंजर में शादी का खौफ था, शादी के बाद हुआ ही है ये तकलीफ, है ना? सही बात है जी। हाँ बालों को होता है ना, शादी की झिझक बैठ जाती है, इसलिए। खैर आगे चलते हैं अब। एक और केस भी, ये वही है शायद जिसका पहले जिक्र आ चुका है, एलर्जी, जिसका तफसीली जिक्र आपने अब बताया है। बवासीर का तो आम रोज़मर्रा का नुस्खा यही है कि सल्फर और नक्सवामी का 30 दें, और नक्सवामी का 30 को उसमें भी बहुत मुफीद देखा है मैंने, हाइटिस हर्निया में। अगर नक्सवामी का कुछ अर्सा खिलाते रहें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। साथ इसके आयरिस टेनिक्स या हों जो इसकी दवाएं जो हैं, आयरिस वर्सिकलर, टेनिस नहीं वर्सिकलर,
और दूसरी जो है एक तेजाबियत की दवा, नहीं नेट्रम फोर्स नहीं नहीं, वो आपको नहीं बोल रहे, हाँ नहीं नहीं, आर्सेनिक अब कुछ भी नहीं, ये भी नहीं, आपको आनी है याद, मुझे पता है कि नहीं आएगी आपको, वो आपने बताई नहीं होगी। बताई हुई है, ज़िम्मन बताई हुई है गालबन, मैं इस्तेमाल किया करता था उसको, वो ख़ास इसके लिए है, खटास के लिए, मैदे की खटास के लिए, वो याद आएगी फिर मैं बता दूंगा। कल एक फ़ोन आया था, बच्ची है, उसको थायराइड अंडर एक्टिव है हजूर। अच्छा जी, ठीक है, फिर क्या करना है उसका? पूछ रहे थे दवाई, मैंने कहा अगर मौका मिला तो मैं आपकी थायराइड जो अंडर एक्टिव है उसकी इलामतों का इलाज करें। अगर उसके नीचे में ओबेसिटी पैदा हो गई है, उसके नतीजे में मोटापा की तरफ मैलान है, तो फिर ग्रेफाइट्स दें पहले, समझ गए, और बाद में कैलकेरिया काब, ज़हनी तौर पे थोड़ी वीक है। ग्रेफाइट्स और बेरेटा काब बेहतर जी, ऊँची ताकत में खिलाएं, बेहतर जी, दोनों ओबेसिटी की भी हैं और ग्लैंड्स की भी, बेहतर जी। समझ गए, समझ गए। जी साहब। अब दूसरे हिंट्स शुरू करते हैं। कल वाला कागज ही कहीं घूम गया शायद, जिस पे मैंने कुछ इलामतें लिखी हुई थी ना, हैं? अच्छा, नजर आ रहा है जेब से कुछ? आपने डाला था जी। अच्छा अच्छा, शाबाश, तुम्हारी जेबों में बड़ी नजर रहती है। ज़ाती वसीयत का लिखा हो कुछ है, बहाल पैसों की बात। मैं तूने अंदर जाके देखा किस तरह है? फोल्ड कर रहे थे, लगता था शायद जेब में डाल रहे हैं। यहाँ से जाते वक्त जरूर आप ये देखो जरा, हैं? फिर पैसे नहीं, गड़बड़ है कोई, आज है बात है ना। हाँ हाँ, लेकिन इस मुल्क के पैसे नहीं है ये है। सीरीन के बाद खाली नहीं गया बाहर आज। घर आके भी बताया हुजूर ने पेपर। क्या? इन्होंने मुझे घर आके भी बताया कि हुजूर ने वो पेपर जेब में डाल लिया। अच्छा, हद हो गई, ये तो अब दोनों कट्ठे बैठे कभी, दोनों का एक ही हाल है? अच्छा, आपको मैं बच्चों के मुतालिक कुछ बता चुका था ना, समंदर के किनारे के मुतालिक दमा और समंदर के किनारे का असर, इस पे मैंने आपको क्या क्या बताया था, किसी को याद है? हाँ, आरफा है, नेट्रम में उससे तकलीफ बढ़ती है और और कम भी होती है। ब्रोमियम में जी, और ब्रोमियम में जितना दूर जाता है उसको फायदा होता है। नहीं, बढ़ती है। बढ़ती है, पास फायदा रहता है। अपोजिट है नेट्रम में और नेट्रियम मोर के अपोजिट नहीं, इसलिए नहीं अब कह सकते कि नेट्रियम मोर के मुतालिक पहले मेरा ख्याल था कि सिर्फ समंदर के किनारे तकलीफ बढ़ती ही है, मगर बाज़ ब्रिटिश डॉक्टर्स ने ये लिखा है कि इसमें दोनों रुझानात हैं। अगर बाहर तकलीफ़ ना हो और समंदर के किनारे आकर तकलीफ़ बढ़ जाए, उसमें नेट्रियम म्योर भी मुफीद होता है, और इसके अलावा कार्सिनोसिन भी। लेकिन ब्रोमियम भी मुझे पता है कि समंदर के किनारे पर आकर उसकी तकलीफ़, वहाँ वो उसका भी समंदर से ताल्लुक़ है, वो इसके इन मानों में उलट है, इन दोनों के, कि समंदर के पास आकर उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ऐसा मरीज़ जिसको कभी दमा ना हुआ, क्या कम हो, सॉरी, फिर वही बात, हाँ, कम हो जाती हैं और बाहर जाकर ठीक बढ़ जाती हैं, खुश्की में बढ़ जाती हैं, जो दमे के मिजाज के बरक्स है। ऐसा एक केस मुझे याद है, पाकिस्तान से मुझे ख़त मिला था कि खुश्की पे यानी समंदर के किनारे जब तक कराची रहती है बीवी ठीक रहती है, जब उसे ले आए मुल्तान या भावलपुर के इलाके की बात थी, वहाँ आ जाए तो फिर उसको दमा शुरू हो जाता है।
उसको मैंने ब्रोमियम तजवीज़ की और खुदा के फल से ठीक हो गई। तो ये ऐसा लिखा हुआ है जिसको तजर्बे में भी हमने देखा है कि मुफीद है, वाक़तन सही लिखा हुआ है। और एक दवा है जिसको लाजिमन फ़ायदा पहुंचता है समंदर के किनारे, वो और दवा है मेडोराइनम। तो मेडोराइनम के साथ इसको ब्रैकेट कर लें, ब्रोमियम को, समझ गए? मेडोराइनम और ब्रोमियम दोनों में समंदर के किनारे आकर तकलीफ कम हो जाती है, समंदर से दूर हटने पर बीमारी बढ़ जाती है। और ट्यूबरकुलिनम और सल्फर की हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। सिल्ली मरीजों के लिए समंदर की हवा नुकसानदेह है, ये याद रख लें। और सल्फर और ट्यूबरकुलिनम दोनों सिली अमराज की चोटी की दवा हैं। इसलिए बुनियादी वजह वही मालूम होती है, जिसके अंदर सिल का मादा होगा वो समंदर के किनारे एग्रावेट कर जाएगा उसको। जी ट्यूबरकुलिनम ट्यूबरकुलिनम बात सुनिए, बात गौर से सुन लें। मैं जो आपको बता चुका हूँ, कंफ्यूज न करें। ट्यूबरकुलिनम समंदर के किनारे बढ़ती है, ठीक है। और कौन सी दवा बढ़ती है? सल्फर भी बढ़ती है। और ब्रोमियम, ब्रोमियम को आराम आता है, ब्रोमियम को आराम आता है। नेट्रम और समंदर के किनारे बढ़ती है। कार्सिनोसिन समंदर के किनारे बढ़ती है। सल्फर समंदर के किनारे बढ़ती है। ठहर ट्यूबरकुलिनम समंदर के किनारे बढ़ती है। नेट्रम सल्फ समंदर के किनारे बढ़ती है। मगर नेट्रम सल्फ का ताल्लुक समंदर के किनारे से इतना नहीं जितना नमी से है। हर नमी में नेट्रम सल्फ वाले मरीज की दमे की तकलीफ ज़रूर बढ़ेगी। और मलेरिया में भी नेट्रम सल्फ उसी वक्त काम करती है जबकि मसलन मुंजी वाला इलाका जहाँ चावल काश्त होते हैं अक्सर नमी रहती है, वहाँ अगर होगा मरीज़ तो नेट्रम सल्फ की तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। और नेट्रम सल्फ उन लोगों के लिए भी मैंने मुफीद देखी है जिनको चावल खाने से मैदे में एलर्जी पैदा हो या कोई तकलीफ़ें पैदा हो जाएं, जो गालबन एलर्जिक हैं। मगर बहरहाल चावल का एंटीडोट नेट्रम सल्फ है। और एक और एंटीडोट भी है जो बाज़ दफ़ा नेट्रम सल्फ से भी ज़्यादा तेज़ी से असर दिखाता है, वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका की एक खुराक दे दें तो जिनको चावल खाने से मैदा बिगड़ता हो वो फ़ौरन ठीक हो जाता है। नक्सवामिका गोश्त खाने का भी इलाज है। तिखे कबाब खाए जाएं तो नक्सवामिका, मिर्चों का भी नहीं, मेरी बात से वो बात कंफ्यूज ना करो, मुझे नक्सवामिका की बात खत्म करने दो। नक्सवामिका तेज़ मिर्च के असर को मिटाने में, मैंने मिसाल दी थी गैम्बिया में जो मेरी ज़ुबान पे मिर्च का छाला पड़ा था, आग लगी हुई थी, किसी चीज़ से आराम ही नहीं आ रहा था। ठंडा पानी जब तक बर्फ़ का ना रखें उस वक्त तक आराम नहीं आता था। नक्स की एक ही खुराक से ठीक हो गया। अब तुमने अपने दांत के दर्द में नक्स खाया था जिसको ठंडे पानी होल्ड करने से आराम मिलता था? हैं? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मिर्चों से ताल्लुक था नहीं है ना उसका। तुम्हारे दांत दर्द का मिर्चों से कोई ताल्लुक नहीं था। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि महज उस इलामत की दवा है या मिर्चों के असर को मिटाता है नक्सवामिका? नक्सवामिका मिर्चों के असर को मिटाता है। और इसी तरह मैदे में चावल वगैरह से जो एलर्जी होकर तेज़ाबियत पैदा होती है उसका इलाज है। और तेज़ाबियत का अमूमी इलाज भी है नक्सवामिका, ठीक है। अब समंदर के किनारे वापस पहुँचो। नेट्रम म्योर और कार्सिनोसिन समंदर के किनारे पर बीमारियों को बढ़ा देते हैं, ठीक है। नेट्रम सल्फ भी बढ़ा देता है मगर इसलिए कि अमूमन नमी से उसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलिनम तकलीफ़ बढ़ा देती है और सल्फ़र भी तकलीफ़ बढ़ा देती है। क्लियर हो गया?
لیکن ٹیوبرکلینم اور سلفر کم نہیں کرتی، جبکہ کارسینوسن اور نیٹرم میور میں کمی بھی پیدا ہوتی ہے. اس لیے کنفیوزنگ دوائیں ہیں یہ دونوں. نیٹرم میور اور کارسینوسن ایسے مریض میں مفید ہوں گی جس کو آرام تھا اور سمندر کے کنارے جا کر طبیعت خراب ہو گئی، اور ایسے میں بھی کام دیں گی کہ سمندر کے کنارے جب تک تھا ٹھیک تھا، جب سمندر سے دور ہٹا تو تکلیفیں شروع ہو گئیں. تو برومیم جو ہے اس کے ساتھ یہ بھی ملتی ہیں اس لحاظ سے، سمجھ گئے ہیں؟ تو اگر برومیم ناکام ہو پہلے برومیم دینی چاہیے، کیونکہ وہ اس کی خاص علامت ہے اور وہ عین موقع پر کام کرتی ہے. مگر اگر برومیم کام نہ کرے تو پھر نیٹرم میور اور کارسینوسن ان کو یاد رکھیں. برومیم میں ایک اور علامت بھی ہے جو اس کی پہچان ہے. 11 بجے دیکھا آپ نے یادداشت ماشاءاللہ. امتیاز تمہیں بھی یاد تھا یا نہیں یاد تھا نا؟ دیکھو کیا حال ہے بشرا کا؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کو پیٹ کی ہوا کی تکلیف تھی، کاربوویج دی تھی اس کو؟ جی کاربوویج پھر؟ دی تھی لیکن اتنا نہیں. ہوا بھی تھا فائدہ. لائکوپوڈیم بھی دیا تھا، نہیں کاسٹیکم دیا تھا. صرف کاربوویج اسی وقت بھیجی تھی. اس کے بعد مجھے تو کہہ رہے تھے روفی کا فون آیا تھا کہ کچھ فرق پڑ گیا ہے اسے، لیکن ابھی تک اسی پھر بھی تکلیف میں ہے. صبح میں نے نہیں پوچھا تھا، رات کو مجھے پتا. اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر بچوں کو سمندر کے کنارے کا کنفیوژن دور ہو گیا، یاد ہو گیا سب کچھ، سنائیں. وہ دوائیں جن کو سمندر کے کنارے میں تکلیف بڑھتی ہے وہ کون کون سی ہیں؟ بیسلینیم، ٹیوبرکلونم، سلفر، نیٹرم میور، کارسینوسن. لیکن نیٹرم میور، کارسینوسن، نیٹرم میور، ٹیوبرکلینم. سلفر ٹیوبرکلینم جو ہے وہ ضرور بڑھتی ہے، جی ٹھیک ہے. جی جی. اور سلفر اور بیسلینیم ٹیوبرکلینم ایک ہی چیز ہے. جی، اور نیٹرم سلف بھی ہے لیکن وہ نمی کے لیے مخصوص ہے. میڈورائنم بھول گئے ہیں، وہ تو قریب سے برومیم کے ساتھ ہے. ایم سوری، میڈورائنم میں کم ہوتی ہے. جی. بھول گیا تھا میں، دیکھیں نا اچھا وہ دہرانے کا فائدہ. لیکن میڈورائنم ضرور کم کرتی ہے، جی نیٹرم سیلف اور اس لحاظ سے میڈورائنم اور برومیم ایک بریکٹ میں آئے جی کریکٹ. اور نیٹرم میور اور کارسینوسن اس کو کم بھی کرتی ہیں، تکلیفوں کو بڑھا بھی دیتی ہیں، جی بڑھا بھی دیتی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مریضوں پر اس کا کارسینوسن اور نیٹرم میور کا یہ اثر پڑتا ہے کہ جب سمندر کے کنارے آئیں تو دمے اور خصوصاً دمے والی بیماریاں، ایسی بیماریاں بھڑک اٹھتی ہیں. جی پہلے اگر نہ ہوں اور یہاں آنے پر ہوں جی تو وہ دینی چاہیے. جی اگر سمندر کے کنارے رہنے والے جو عادی ہیں، جی کراچائٹس جن کو کہتے ہیں، وہ باہر جائیں اور تکلیفیں بڑھ جائیں، جی تو ایسی صورت میں برومیم پہلے دیں گے. پہلا علاج ہے جو ذہن میں آنا چاہیے. جی اگر نہ ہو تو پھر نیٹرم میور اور کارسینوسن یہ دونوں استعمال ہو سکتی ہیں. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اچھا، برومیم کے علاوہ ایک اور دوا جو ہے وہ کون سی ہے جو ضرور کم کرتی ہے؟ میڈورائنم. تو اس چوتھی دوا کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. اب بات بالکل واضح ہو گئی. وہ دو دوائیں جو دونوں طرف اثر رکھتی ہیں وہ ہیں نیٹرم میور اور کارسینوسن. وہ دو دوائیں جو ضرور کم کرتی ہیں ان میں ایک ہے برومیم اور دوسری میڈورائنم. 4 ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور وہ دوائیں جو ضرور بڑھاتی ہیں ٹیوبرکلینم اور سلفر. ٹھیک ہے. اچھا، بعض دفعہ بچے کو سمجھایا جائے یا تنقید، ذرا سی بھی اس پہ تنقید کی جائے تو بھڑک اٹھتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. اور کئی دفعہ ایسے بچے ملاقاتوں میں دیکھنے میں آتے ہیں جن کے ماں باپ بڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. وہ کیا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ راز نہ کھل جائے.
ذرا سی بات کریں یوں آگے سے یوں کہ ماں کے بدتمیزی کرتا ہے. کچھ تو بد اخلاق ماؤں نے بگاڑے ہوتے ہیں، ان میں ماؤں کا علاج ہونا چاہیے. کوئی بیماری نہیں ہوتی، ویسے ہی بدتمیز کیے ہوئے ہوتے ہیں. اپنے گھر بعض ایسی مائیں ہیں جو اپنے گھر بچوں کو چیزیں نہیں توڑنے دیتی، وہ دوسرے کے گھر جائیں تو قیامت مچا دیتی ہیں اور بیٹھی رہتی ہیں آرام سے چپ کر کے. تو ان ماؤں کا علاج ضروری ہے، جو صرف ہومیوپیتھک نہیں ایلوپیتھک علاج بھی ہونا چاہیے، جو مقابل کی سزا ہے. مگر بچے کو اگر ذہنی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو، بعض نفسیاتی بیماری کی وجہ سے اوور سینسٹیو ہوئے ہوتے ہیں، بعض بچپن کے کسی سلوک سے کے رد عمل میں ایسا کرتے ہیں، ان کے لیے کون سی دوائیں ہیں؟ 2 دوائیں ہیں جو ان میں عام طور پر مفید دیکھی گئی ہیں. ایک میڈورائنم کی 200 کی طاقت یا 200 1000 اور اونچی، یہ ایسے بچوں کے اخلاق درست کرنے میں بہت مفید ہیں جن کے اندر بنیادی طور پر اخلاقی بیماری نہ ہو بلکہ نفسیاتی الجھن کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہو. اور وہ بچے جو بدتمیز بنائے گئے ہوں ان کا یہ علاج نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ان کو وہ دوائیں دینی چاہیے جن میں حیا کی کمی ہو. بعض ایسی دوائیں ہیں، ہو سکتا ہے ٹیرنٹولا دینے سے ان کو فائدہ پہنچے. ہوتا بھی تیز ترار ہے پھرنے والا. ٹیرنٹولا میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو کمزوری بے انتہا اور جسم پر چیزیں رینگ رہی ہیں، اور بعض دفعہ اوور ایکٹیویٹی. اور اوور ایکٹیویٹی میں آیوڈم بھی کام آتا ہے. لائکوپوڈیم بھی؟ اچھا مجھے اب یاد نہیں، بتایا ہوگا تو پھر ضرور استعمال کریں. کیا کہ یہ ایسے بچوں کے واسطے. اچھا ٹھیک ہے. جی آیوڈین کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی گٹھلیاں وغیرہ ضرور ہوں گی. جسم کمزور، گٹھلیاں بڑی ہوئی اور بھوک بے شمار جو بدن کو نہیں لگتی، یعنی کھانا کھاتا ہے جو وہ بدن کو نہیں لگتا. ان 3 علامتوں کے اکٹھے ہونے سے پختہ پکا آیوڈم کا مریض بن جاتا ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے اس میں ضرور فائدہ دیتی ہے. محض بھوک زیادہ اور پتلا ہونے سے نہیں، وقتی طور پر فائدہ دے جاتی ہے، مستقل نہیں دیتی. بعض بچے ہیں جو بہت تیز ترار اور بھوک کھانا بہت تیز ترار اور گرم، جسم بھی گرم، آیوڈم کا جسم گرم ہوتا ہے، لیکن ان کو نہ گٹھلیاں ہوتی ہیں نہ بھوک لگتی ہے، اس کے باوجود ہوتے ہیں. ان کو پھر دوسری دوائیں ان کے مزاج کے مطابق پورا اسٹڈی کر کے معاملہ کیس پھر ان کو دینی پڑے گی. کوئی ایک دوا معین میرے ذہن میں نہیں ہے جو اس موقع پہ کام آئے. گرم ہو اور تیز ترار ہو. اس میں گرمی کے ساتھ جو سیکیل میں بھی جسم کا گرم ہونا اور تیزی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ سیکل میں نہیں پائی جاتی، کمزوری ہے اس میں بھی. آرسنک بے چینی بھی ہے. اچھا بعض لوگوں کا پیشاب دن رات خطا ہونے لگتا ہے. ایک تو رات کے پیشاب کی دوائیں بتائی تھی نا، ان میں اگر ایک ڈاکٹر نے یہاں تجربہ کیا، کسی بچے نے پیرافین کی بوتل پی لی تھی، تو اس کو اس خیال سے کہ پیرافین کی بوتل پی ہے، اسی کا اینٹیڈوٹ اسی قسم کی دوا سے تیار کی، اور وہ ٹیربینتھینا ہے ہومیوپیتھک میں. تو ٹیربینتھینا دی تو اس کی یہ بیماری ٹھیک ہو گئی جو بڑے لمبے عرصے سے چل رہی تھی، کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتی تھی. یہ تو اس نے اس خاص تعلق میں لکھا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ٹیربینتھینا میں یہ علامت یہ بات پائی جاتی تھی تو اس نے ٹھیک کیا ہے نا. پیرافین سے آخری بیماری ہوئی ہے، تو محض پیرافین پینے والوں تک اس کو محدود رکھنا غیر معقول بات ہے. پیرافین پینے والوں کو دینا نسبتاً غیر معقول ہے، کیونکہ عام طور پر آئسوپیتھی کام نہیں کیا کرتی، الا ماشاءاللہ. یہ الا ماشاءاللہ میں شامل ہے. جس زہر سے جو بیماری پیدا ہو
आम तौर पर वही जहर उसी बीमारी को ठीक नहीं किया करता जो उसने खुद पैदा की हो। अगर मिलती जुलती कोई बीमारी हो जो उस जहर की इलामतों से मिलती जुलती है, वो जहर होम्योपैथी में उसको ठीक कर सकता है। इसका नाम है होम्योपैथी। और जो है आइसोपैथी, उसका मतलब है नमक से तकलीफ हुई है नमक दो, फास्फोरस से तकलीफ हुई है फास्फोरस दो, पैराफिन से तकलीफ हुई है पैराफिन दो। इसको कहते हैं आइसोपैथी। आइसोपैथी के मुतालिक अक्सर डॉक्टर्स ने लंबे तजुर्बों के बाद बताया है कि शाज़ के तौर पर काम कर भी जाती है, उसूल के तौर पर, अमूम के तौर पर ये काम नहीं करती। समझ गए हैं? इसलिए होम्योपैथी हमने करनी है, आइसोपैथी नहीं करनी। हाँ, जिन डॉक्टरों के तजुर्बे में आइसोपैथिक फ़ायदे हों वो आप बेशक इस्तेमाल करें। इन्होंने आइसोपैथी के तौर पर पैराफिन के तोड़ के लिए टेरेबेंथीना इस्तेमाल की। जो मरीज़ लिखते हैं, मैं सलीम तो समझा रहा हूँ आपको भी पीर साहब, जो मरीज़ लिखते हैं कि हमें सलसल बौल की शिकायत है, रात दिन बाज़ों कहते हैं हमें वज़ू नहीं होता, वज़ू करें तो फिर नमाज से पहले पहले दोबारा पेशाब आ जाता है, उनके अंदर प्रोस्टेट की बाज़ दफ़ा कोई इलामतें नहीं होती, कोई ऐसे नक्स नज़र नहीं आते, बस वो बनता है और बाहर निकलने लगता है। इसके ऊपर टेरेबेंथीना आप इस्तेमाल करके देखें, ठीक है? एक और बात याद रखने के लायक है कि माएँ हमल के दौरान जो चीज़ें खाती हैं या जो कुछ करती हैं या उनके जज्बात पर बात चीज़ों का असर पड़ता है, पैदाइशी तौर पर बीमार बच्चों के सिलसिले में माँओं का तफसीली जायज़ा लेना ज़रूरी है, क्योंकि बसा औक़ात उन्होंने कोई दवा इस्तेमाल की होती है उस दौरान जो बच्चे पर असरअंदाज हो गई होती है। आम तौर पर कंजेनिटल बीमारियां मुश्किल से ठीक होती हैं, लेकिन अगर पता लग जाए और वो चीज़ दी जाए जो माँ के उस दवा या ग़िज़ा का तोड़ है जिसने बीमारी पैदा की है, तो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाता है। इस ज़िमन में आइसोपैथी को भी मुफीद देखा गया है, क्योंकि वो माँ से बच्चे में मुंतकिल हुई है और बच्चे ने आगे फिर उसको कबूल किया, उसके असर को, तो इतना ये डाइल्यूट सा हो जाता है कि आइसोपैथी नहीं रहती बल्कि तकरीबन होम्योपैथी बन जाती है। बॉर्डर लाइन का केस है। ऐसी सूरत में मसलन जिन माओं को क्लोरोफार्म की ज़रूरत पड़ी, उनके बच्चों की बहुत सी बीमारियां क्लोरोफार्म से ठीक हुई। जिन माओं ने कोई ड्रग इस्तेमाल की, उस ड्रग की होम्योपैथिक दवा से वो बीमारियां ठीक हुई जो बच्चों को लाक हो गई। और बाज़ माएँ ऐसी हैं जो कुछ ऐसी दवाएं इस्तेमाल करती हैं, हार्मोन्स वगैरह, जिनके नतीजे में उनके बच्चों के मसलन बेज़रूरत बाल उगने लगते हैं और वो उनका इलाज मुश्किल होता है सिर्फ मारूफ चंद दवाओं के। मैंने तजुर्बा करके देखा है, बाज़ दफ़ा तो उल्टा असर होता है। नेट्रीमेयर CM के मुतालिक बाज़ होम्योपैथ ने लिख दिया था और मैं खामखा काबू आ गया। उन्होंने लिखा था कि नेट्रीमेयर CM दो, जिसम पे चेहरे पे जो लड़कियों के बाल उगते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कई ऐसे ख़त आए कि अगर कोई और होता तो उन्हें बददुआएं भी लिखी होती। थोड़े थोड़े बाल थे, इतने बड़े बड़े उगने शुरू हो गए, सारा चेहरा भर गया, मुसीबत पड़ गई, यानी क्या दवा दे दी है। तो उसको फ़ौरन रोका। सोलाइनम 1 लाख में निस्बतन ज़्यादा मुफीद साबित हुई, मगर फिर भी पूरी एहतियात करनी चाहिए। मेरा ये तासुर है कि अगर माँ का जायज़ा लिया जाए, तिब्बी मुआयना किया जाए और पूछा जाए कि हमल के दौरान तुम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती रही हो, तो जो चीज़ें मर्दाना हार्मोन को ज़्यादा बढ़ाती हैं वो अगर बेटी पैदा हो तो उसके जिस्म पे बाल भी पैदा कर देंगी।
اس لیے اس کا علاج ضروری ہے. اس کا ایک نسخہ میں نے ہارمونز کے ذریعے بنایا پھر, اور وہ بالعموم کچھ نہ کچھ مفید دیکھا گیا, اس کا نقصان کوئی نہیں. وہ میل ہارمونز جو آج کل ایلوپیتھک کے علاج میں استعمال ہوتی رہتی ہیں, ان کا بھی کوئی پتہ نہیں کتنے بچوں کو یہاں دے جاتے ہیں, کیا کرتے رہتے ہیں. کوئی اور بیماری ہو ہارمونز فورم دے دیتے ہیں. اس کے بد اثر سے اگر یہ بیماری پیدا ہو گئی ہو تو یہ دوا مفید ہوگی. جو نسخہ بنایا, کیا نام ہے اس کا ڈاکٹر صاحب؟ ہیں؟ نہیں پتہ نہیں. پروین سے بنائی ہے نا اس کا. پرووین سے, ہاں, پرووینم لکھ پرووینم, ہاں, ہاں جی پرووین. وہ خود بنائی ہے نا ہم نے, تو پرووین ہے اصل وہ ہارمون. میل ہارمون پرووین ہوتی ہے, ان کو ویسے اصل یہ نام ہے. تو پرووین کیوں انہوں نے لکھا ہوا ہے؟ پروجیسٹینم ہے وہ, پروجیسٹروجن. جی پروجیسٹروجن, جی کریکٹ, پروجیسٹروجن, ٹھیک ہے. جی میل ہارمون. اور اس کے ٹیکے بھی استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی جی. وہ کسی رئیس تھے ملتان کے, ان کے متعلق ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا مجھے, بہت قابل فزیشین تھے لاہور کے, کرنل کا نام تھا. انہوں نے لطیفہ سنایا کہ وہ آئے اور ان کا اصرار تھا کہ میں انہیں کوئی بہت طاقت کی دوائیں دوں. تو انہوں نے پروجیسٹینم کے ٹیکے, اسی کے ہوتے ہیں وہ ٹیکے یا کچھ اور چیز کے, ٹیسٹوسٹیرونز. پروجیسٹرون, دیٹس رائٹ. پھر پڑھیں ذرا دوبارہ. ٹیسٹوسٹیرونز اینڈ پروجیسٹروجن ایکچولی وہ جس طرح عورتوں کے ایسٹروجن ہوتے ہیں نا. پروجیسٹروجن ہارمون ہے, جی حضور. اور جو ٹیکے ہیں وہ ٹیسٹیورونز کچھ جی اس قسم اس کا نام تھا کا اس کا. ٹریڈ نیم ہے, ہاں؟ مختلف ٹریڈ نیمز ہاں, ہیں. وہ کہتے ہیں, مجھے یاد آ رہی ہے بات, نام پورا یاد نہیں تھا مگر واقعہ یہی ہے کہ وہ ہارمون دے دی جو میل ہارمون ہے, اور وہ ان کے لیے مفید ہوئی. کچھ عرصے کے بعد آئے بڑے سخت ناراض کہ آپ نے کیا ظلم کر دیے میرے اوپر, میری بیوی کو کیا حال ہو گیا, دیکھ لیں آپ. انہوں نے کہا میں نے تمہاری بیوی دیکھی نہیں, آئی نہیں پہلے, میں نے کیا ظلم کرنا ہے. وہ پردے تو ویسے جو مرضی کریں, پردہ چہرے کا بڑا صف کراتے ہیں بعض لوگ صاحب. انہوں نے کہا اٹھا دو نقاب. اٹھائی تو پوری داڑھی اگی ہوئی. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں تو حیران رہ گیا, میں نے کہا یہ عورت نہ تم پہلے لے کے آئے میرے پاس کبھی, یہ ہوا کیا ہے؟ کہتا وہ جو دوائی آپ نے مجھے دی تھی نا وہی میں نے اس کو کھلائی. اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا. تو ہارمونل ٹریٹمنٹس بہت خطرناک چیزیں ہیں, ذرا سا زیادہ کر دیں تو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. بعض بچیوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی, ان کو فیمیل ہارمونز دے دیتے ہیں اور ان کو نمفومینیا کرا دیتے ہیں. بعض ہسٹیریکل ہو جاتی ہیں, بے شمار بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, عجیب و غریب ان کے اندر آثار ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہارمونل ٹریٹمنٹ جب تک چوٹی کا کوئی ماہر نہ ہو جس کے تجربے میں یہ چیزیں آئی ہوں, اس سے نہیں کرنی چاہیے استعمال. تو ہمارے ملک میں تو عام ملتا ہے, بہت میڈیکل پرسکرپشن کے بغیر بھی ملتی ہیں دوائیں, اور جو عطائی لوگ ہیں وہ تو عام استعمال کرتے رہتے ہیں. تو ہومیوپیتھس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہارمونل ٹریٹمنٹ کے جو نقصانات ہیں ان کو قابو کرنا مشکل کام ہے, مگر انہی ہارمونز کو اگر کبھی دوا بنا کر دیکھیں جن سے بیماری پیدا ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے آئسوپیتھی یہاں کام کر جائے. ٹھیک ہے. اب میں بچوں کی بعض اور بیماریاں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اگر جل جاتا ہے خدا نخواستہ کوئی بچہ تو فوراً کیا دیں گے آپ اس کو؟ رسٹاکس 1000 میں فوری علاج کے لیے, اور وہاں لوشن کے طور پر کیلنڈولا لوشن اس میں بہت شہرت رکھتا ہے. اور اگر کچھ اور میسر نہ ہو تو صابن کی کریم اور یا مٹی کا تیل, اس کا پھایا رکھا جائے تو یہ فوری طور پر بھی مفید ہے اور دیر پا اثر بھی رکھتا ہے, زخم کو بگڑنے سے روکتا ہے. یہ ایسی جو صورتوں میں ہے کہ جہاں میڈیکل ایڈ مہیا نہ ہو,
अगर डॉक्टर या अस्पताल करीब हैं तो जले हुए बच्चे को फ़ौरन वहाँ पहुँचाना चाहिए, मगर बीच के अरसे में जो इलाज करना है वो ये मैं बता रहा हूँ आपको। होम्योपैथिक अद्विया के तौर पर आर्निका उसके शॉक को दूर करने के लिए और ज़ख्म को ताफुन से बचाने के लिए, और रस्टॉक्स उससे पैदा होने वाले छालों और जलन को कम करने के लिए। रस्टॉक्स 1000 में मैं दिया करता हूँ जिसको मैंने मुफीद देखा है, और 7 कैंथरिस 30 दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा शुरू में आधे घंटे के बाद चंद खुराकें, ये बहुत मुफीद पाई गई हैं। जो बच्चे मोटे हों उनके लिए अमूमन उनकी अक्सर बीमारियों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवा उनके काम आती है वो 2 दवाएं खसूसियत से शोहरत रखती हैं, एक ग्रेफाइट्स और एक कैलकेरिया काब। इनका कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज किया जाए अगर बहुत मोटे बच्चों का, तो जवानी से पहले पहले इनकी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक हो जाती है, वरना फिर एक दफ़ा जब बढ़ जाएं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है इनको काबू करना। ये रफ्ता रफ्ता बढ़ाना मुफीद है। ग्रेफाइट्स और कैलकेरिया काब को भी राइजिंग पोटेंसी में देना चाहिए। राइजिंग पोटेंसी की इस्तिलाह में आपको समझा चुका हूँ। शुरू में 200 की चंद खुराकें दी, या 30 से शुरू करें तो चंद खुराकें 30, फिर 200, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 50 हो तो सही, वरना फिर 1 लाख। और एक और चीज़ बच्चों में अमूमन मिलती है, स्कूल या अस्पताल छोड़े जाने से खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। शुरू में जब स्कूल जाते हैं तो घबराते हैं बहुत सख्त, बाज़ों की चीखें निकल जाती हैं, बाज़ों के माँओं को बाकायदा ड्यूटी देनी पड़ती है। उसमें फास्फोरस जब काम करे तो जादू की तरह काम करती है। 200 ताकत में एक खुराक बच्चे को खिला दें, सारा खौफ दूर हो जाएगा, वो आराम से खेलने लग जाएगा। और एकोनाइट भी इस्तेमाल हो सकती है। एकोनाइट के अलावा ओपियम और कार्सिनोसिन को भी बच्चों के खौफ दूर करने में काफ़ी काफ़ी ताकत हासिल है। एकोनाइट, ओपियम और एकोनाइट तो मैंने बताया ना, आम तौर पर खौफ, शॉक्स, चोटें, उनके बाद इससे इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के फजल से बद असरात को दूर कर देती हैं। कार्सिनोसिन भी खौफ के साथ एक ताल्लुक़ रखती है, पहले भी बता चुका हूँ कार्सिनोसिन का। अब बच्चों की बीमारियों में बाज़ दफ़ा होम सिकनेस होती है जो बड़ों में भी होती है, दोनों के लिए मुश्तरक है। अगर एक बच्चे को आप किसी जगह ले जाएं तो सख्त बेचैन रहता है, वापस जब तक ना आए उसको चैन नहीं आता। बाज़ लोग भी अपना घर छोड़कर बेकरार हो जाते हैं, उनके लिए क्या इलाज है? कैप्सिकम, बिल्कुल ठीक है। 200 से शुरू करें और 1000, 10,000 तक ले जाएं। और दमे में एक दवा मैंने पढ़ी है, इसको अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, आपको मैं बता रहा हूँ, इसको इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि बाज़ डॉक्टर्स ने इसको बड़ा मुफीद बताया है। आर्सेनिक आयोडाइड छोटी ताकत में वो कहते हैं 6 आमतौर पर तजवीज़ करते हैं, आधे घंटे के बाद दें तो दमे का वो हमला जो काबू में ना आ रहा हो, कहते हैं बड़ी जल्दी इससे खुदा के फजल से कंट्रोल में आ जाता है। और ऊंची ताकत में आर्सेनिक 200 मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, मगर कोई गैर मामूली फ़ायदा नहीं देखा। तो बाज़ दफ़ा ऊंची ताकत नहीं फ़ायदा दे रही होती तो छोटी की तरफ माइल होना पड़ता है। इसलिए ये भी तजर्बा करके देख लें। सलीम, तुम भी इनको लोगों को देना, मरीजों को भी पूछना। गलों के बुखार और गलों की पुरानी ख़राबियाँ ये बहुत मिलती हैं बच्चों में, और उनके नतीजे में बहुत ज़्यादा बच्चे भी तकलीफ़ उठाते हैं, माँ बाप भी तकलीफ़ उठाते हैं, और एंटीबायोटिक्स की वजह से मुस्तकिल उनको जिगर वगैरह की बीमारियाँ लग जाती हैं। और जितने बच्चे मेरे इल्म में आए हैं उनमें से खुदा के फजल से एक को भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों जी? अरफा ठीक है ना?
दिया है ना उनको, बहुत सारे बच्चों को, तो उनको पूरा साल ही कोई बुखार नहीं हुआ। हाँ, क्या देती हो तुम? ये मैं देती हूँ सल्फर पायरोजिनम ठीक है। और कलकेरिया फ्लोर और काली में और फेरमफॉस और सिलिशिया और सिलिशिया। 6x। हाँ, पायरोजिनम और सल्फर 200 में, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट के तौर पर और फौरी तौर पर बुखार उतारने में भी बहुत असर रखती है ये गले पर। फैज़ा लुकमान का क्या हाल है? बेहतर है? उसको जरूरत पड़ी थी पैराजिनम और सल्फर की कि नहीं? पैराजिनम नहीं थी रात को। अच्छा, वो नीचे से भी नहीं मिल रही थी। तुम्हारे उसमें डब्बे में है जो मैंने तुम्हें बना के दिया हुआ है, सल्फर उसमें वो निकाली हुई है उन्होंने पहले के ही रख दी। निकाल के कहीं फेंक दी। तो उसमें ये नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, अब सुने गले के लिए नुस्खा। अब वक्त ख़त्म हो रहा है या हो चुका है, फ़ौरन इसको याद कर लें। गले को कंट्रोल करना हमेशा एक ही किस्म की टक्साली की दवाओं से मुमकिन नहीं हुआ करता। बेराइटा काब 200, बेलाडोना 200, कॉस्टिकम 200, ये बहुत ताकतवर दवाएं हैं गले पर असरअंदाज होने के लिए। क्रॉनिक कमज़ोरियां दूर करने के लिए सोराइनम 1000 चोटी की दवा है। बुखार की सूरत में अगर बेलाडोना, आर्निका, आर्सेनिक ये दिए जाएं तो बाज़ दफ़ा इसी से बुखार कंट्रोल में आ जाता है। अगर ये फ़ायदामंद ना हो तो फिर फौरी तौर पर आर्सेनिक, एक्वानाइट, क्या कहता आपको, आर्निका और आर्निका, इसके अलावा बाज़ दफ़ा जर्सीमियम एक के बजाय एक को दूर कर, आर्सेनिक को निकाल दें। अगर बेचैनी वगैरह कोई नहीं है तो आर्सेनिक की ज़रूरत नहीं है, जर्सीमियम दे दें, वो भी 200 में। जिनको फ़ायदा दे ये चंद घंटे में फ़र्क पड़ जाता है, जिनको फ़ायदा ना दे उनको सल्फ़र और पैराजिनम 200 में ये ज़रूर शुरू करें। और बाद शुरू में 2-4 खुराक थोड़े वक्फे से भी दी जा सकती हैं। इन सब के अलावा जो ऊपर की दवाएं हैं, ये नुस्खा रोज़मर्रा का लाज़िमन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गले की ख़राबी में रिस्क नहीं लेनी चाहिए कोई, वरना हर दफ़ा हर रात को बुखार पहले से बढ़ता चला जाएगा। वो है फेरमफॉस, सिलिशिया, कैलकेरिया फ्लोर, काली म्योर 6x मिलाकर। क्यों, इसके अलावा भी कोई थी? यही थी ना? हाँ। और जितने मरीजों को तुमने इनसे इलाज किया सारे खुदा से ठीक हो गए। और फ़ायदा यह है कि फिर दोबारा रोज़मर्रा हमला होता ही नहीं। जब होम्योपैथी से एक दफ़ा ठीक हो जाए तो ये बड़े मज़े की बात है कि फिर आए दिन की मुसीबत से इंसान छुटकारा पा लेता है। बहुत लंबा वक्फा पड़ जाता है या साल के होता ही नहीं, फिर जब दोबारा हो यही दवाएं दें फिर ठीक हो जाएगा खुदा के फजल से। और फास्फोरस 30 भी याद रखना, ज़िद्दी गले जब हों और ख़राब हों और बुखार ना टूट रहे हों तो फास्फोरस 30 भी बाद मरीज़ों में चोटी का असर रखती है। चलें जी, अब अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़। अब अगले साल, अगले हफ्ते